हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गए, तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड नाउ, आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिकमेंडेड बाय नरसिम्हन कमेटी रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स statements are income recognition, asset classification, provisioning and credit rating. Your options are 1 2 and 3 only, 1 2 and 4 only, 2 3 and 4 only, या फिर 1 2 3 and 4 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A here, that is 1 2 and 3 guys. अब देखिए, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा जो कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स बताए जाते हैं रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। इनकम रिकॉग्निशन मतलब जब भी एक एसेट जो है वो हम लोगों को, जब भी एक जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके थ्रू जब इनकम आना बंद हो जाती है, तो उनको हम लोग अलग अलग तरह से जो है उनको अलग अलग तरह की एसेट कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। तो उन पर्टिकुलर एसेट से इनकम आएगी, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसके बारे में इन पर्टिकुलर नॉर्म्स के अंदर बताया गया। एसेट्स को क्लासिफाई कैसे करना है, जैसे डाउटफुल एसेट, लॉस्ट एसेट या फिर सब स्टैंडर्ड एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, किस अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, वो यहाँ पे एसेट क्लासिफिकेशन के अंदर बात की गई। आफ्टर दैट प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? प्रोविजनिंग मीन्स टू सेट असाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी सो दैट अगर जो बोरोअर है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, उसके थ्रू हम लोग अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास एक पैसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो लॉस होने वाला है उसको बियर करने की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज प्रोविजनिंग गाइस। सो ये जो हमारी नरसिम्हन कमेटी थी, इसके द्वारा 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स के रिगार्डिंग नॉर्म बताए गए, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Next question is, under income recognition norm, income from an NPA is recognized on the accrual basis, on cash basis when received, on estimated realization basis या फिर on average yield basis guys. So NPA क्या है? NPA is non performing asset. अब एक non performing asset से जो income आनी है उसको कब recognize किया जाएगा? What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is ऑन कैश बेसिस। मतलब जब वो रिसीव हो जाएगी, एक्रूअल बेसिस पे नहीं कि भाई आने वाली है या आ जाएगी। जब कैश रिसीव होगा, जब भी एक एसेट को एनपीए डिक्लेयर करते हैं, तो जब उस एनपीए के अगेंस्ट में इनकम को हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब उसके अगेंस्ट में इनकम रिसीव होगी इन फॉर्म ऑफ कैश गाइज। एक्रूअल बेसिस के ऊपर यहाँ पे इनकम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर। Next is, in case of overdraft or cash credit account, an account is treated as an NPA if it remains out of order for more than 30 days, 60 days, 90 days या फिर 120 days। तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट के केस में कब इन अकाउंट्स को जो है एनपीए माना जाएगा? अगर ये अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहते हैं, कितने टाइम पीरियड से ज़्यादा के लिए भाई? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 90 डेज। मतलब ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या फिर कोई भी, अगर आप लोग किसी भी तरह का एसेट लेंगे जिसके अंदर पेमेंट हम लोगों को जो है वो ओवरड्यू देखने के लिए मिलती है फॉर मोर देन 90 डेज, तो दैट एसेट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट गाइस। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, व्हेन एन अकाउंट बिकम्स एनपीए द इंटरेस्ट एक्रूड इन द पास्ट बट नॉट रियलाइज्ड मस्ट बी। मतलब जब एक एसेट जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके थ्रू जो इनकम, मतलब इंटरेस्ट आना था पहले पास्ट पीरियड के अंदर, जो इंटरेस्ट आना था उस एनपीए अकाउंट के थ्रू, बट उसको रियलाइज नहीं किया गया है, मतलब वो नहीं रिसीव हुआ है, दैट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, रिवर्स फ्रॉम द इनकम, ट्रांसफर टू सस्पेंड्स अकाउंट या फिर कैपिटलाइज्ड इनटू प्रिंसिपल गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो इंटरेस्ट एक्रूड था पास्ट पीरियड में, वो अगर रियलाइज नहीं हुआ है, देन दैट इंटरेस्ट मस्ट बी रिवर्स फ्रॉम द इनकम गाइस। इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next is, which of the following statements is true regarding asset classification? Statements are, substandard asset remain NPA for up to 12 months, doubtful asset are NPA for more than 12 months, loss asset are uncollectible and of minimal value.
सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, या फिर 1 and 3 ओनली. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 and 3. अब देखिए एक एसेट को हम लोग जो है वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में कब डाल देंगे? जब वो एसेट एनपीए रहता है अप टू 12 मंथ. मतलब 12 महीने के लिए अगर कोई एसेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देंगे. अगर 12 महीने से लेकर के मतलब मोर देन 12 मंथ के लिए अगर वो एसेट जो है एनपीए की कैटेगरी में रहता है तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट बोल देंगे. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? लॉस एसेट आर अनकलेक्टेबल एंड ऑफ द मिनिमल वैल्यू. तो बिल्कुल लॉस एसेट जो है वो हम लोग कब एक एसेट को लॉस एसेट डिक्लेयर कर देंगे? जब वो उसकी मिनिमल वैल्यू रहेगी. मतलब अनकलेक्टेबल मतलब उसको रिकवर करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. उसको बोल देंगे लॉस एसेट गाइस. ठीक है. सो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. अब यहाँ पे ये जो डाउटफुल एसेट है इसको फर्दर आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है. डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 एसेट कैटेगरी गाइस, बेस्ड ऑन द टेन्योर कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो जो एसेट है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहेंगे गाइस. ठीक है. Moving ahead, if a loan's security value is fully eroded and the asset is uncollectible, it should be classified as substandard asset, doubtful asset, substandard asset या फिर loss asset guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is loss asset. तो लोन जब भी प्रोवाइड किया जाता है एक बैंक के द्वारा तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है बैंक ज़रूर लेता है बोरोवर से भी, ताकि अगर कल को बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक इस सिक्योरिटी के थ्रू अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए. अब जो लोन की अगेंस्ट में ये जो सिक्योरिटी दी गई है अगर इसकी वैल्यू फुली इरोड कर जाती है और जो एसेट है दैट बिकम्स इनकलेक्टेबल तो इस एसेट को डायरेक्टली हम लोग क्या क्लासीफाई कर देंगे? लॉस एसेट बोल देंगे. अदरवाइज एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि भाई अगर हम लोगों को जो पहले हम लोग जो SMA अकाउंट में डालेंगे, SMA 0, SMA 1, SMA 2. SMA 0 में कब डालेंगे? जब 30 दिनों के लिए कोई पेमेंट नहीं आ रही है. जब 60 दिनों तक कोई पेमेंट नहीं आ रही है तो SMA 1 की कैटेगरी में डाल देंगे. जब 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं आ रही है, मतलब चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट है, अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो SMA 2 कैटेगरी में डाल देंगे. आफ्टर दैट अगर 90 दिन से ज़्यादा का पीरियड हो जाता है तो उसको NPA की कैटेगरी में डाल देते हैं. आफ्टर दैट उसको हम लोग जो सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर करते हैं. सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल एसेट डिक्लेयर करते हैं. फाइनली डाउटफुल एसेट के बाद उसको लॉस एसेट में डिक्लेयर किया जाता है. बट अगर जो सिक्योरिटी दी गई है बैंक के पास बोरोवर के एंड से अगर उसकी वैल्यू इरोड कर जाती है फुली और जो एसेट है वो अनकलेक्टेबल हो जाता है तो डायरेक्टली एसेट को हम लोग लॉस एसेट डिक्लेयर कर देंगे. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर. Next is, with reference to the doubtful assets, consider the following statements. 100% provisioning is required for the unsecured portion of the loan. Provisioning on the secured portion depends on the duration for which the asset has remained doubtful. For asset doubtful for more than 3 years, 100% provisioning is required even on the secured portion. So which of the following statements given above are correct? Your options are 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 या फिर 2 and 3 only. What should be the right answer guys? The right answer will be option number C, that is 1, 2 and 3. तो देखिए डाउटफुल एसेट की प्रोविजनिंग की रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है. तो 100% प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर जो हमारा लोन है जिसको हम लोगों ने डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल दिया है, अगर वो लोन अनसिक्योर्ड है मतलब उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की जो सिक्योरिटी है वो नहीं ली गई है बैंक के द्वारा, तो उस केस में तो 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट प्रोविजनिंग ऑफ द सिक्योर्ड पोर्शन, ये तो होगी अनसिक्योर्ड पोर्शन की बात. जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके अगेंस्ट कैसे प्रोविजनिंग करनी है? दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए उस एसेट को जो है डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रखा जा रहा है. मतलब जैसे जो मैंने आप लोगों को बताया डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3, तो क्या वो ऐसे डाउटफुल 1 की कैटेगरी में तो उस अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग करेंगे, डाउटफुल 2 की कैटेगरी में उस अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग की जाएगी, अगर डाउटफुल 3 की कैटेगरी में है तो प्रोविजनिंग उस अकॉर्डिंग की जाएगी. बट इट इज़ फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन गाइज. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर एसेट डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years 100% प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड इवन ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन. तो अगर हमारा जो एसेट है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है मोर देन 3 years मतलब डाउटफुल 3 की एसेट की कैटेगरी में है तो वहाँ पे 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. मतलब हम लोगों को चाहे वो सिक्योर्ड पोर्शन है चाहे वो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, हम लोगों को 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उस एसेट के लिए अगर वो एसेट डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में मोर देन 3 years के लिए रहता है गाइज. तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे. आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंडर्ड एसेट इज और आर करेक्ट? General provisioning is done based on the type of the portfolio. For farm credit and SME loans, provisioning is 0.25%. For commercial real estate, provisioning is 1%. Housing loan sanctioned after June 7, 2017 attracts 0.25% provisioning guys. So your options are 1, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here?
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो जनरल प्रोविजनिंग की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो, किस किस तरह के एसेट उस पोर्टफोलियो के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जनरल प्रोविजनिंग के लिए। जबकि जो एसएमई और जो फार्म क्रेडिट अकाउंट्स हैं उस केस में 0.25% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में द प्रोविजनिंग दैट नीड टू बी डन इज 1%। और हाउसिंग लोन जो कि 7 जून 2017 के बाद सैंक्शन हुए उनके केस में 0.25% की प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ेगी बैंक्स को गाइस, ठीक है। सो इसीलिए चारों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सब स्टैंडर्ड एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अ जनरल प्रोविजन ऑफ 15% इज रिक्वायर्ड ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग. An additional 10% provision applies to the unsecured exposures. No provisioning is required if the secured value is more than 50%. Your options are 1 and 2 only, 1 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट के केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जनरल प्रोविजनिंग की जनरल प्रोविजन ऑफ 15% इज रिक्वायर्ड ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग। मतलब जितना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इन सब स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में उसका 15% जो प्रोविजन करके रखना पड़ेगा बैंक्स को। इसके अलावा अगर कोई अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो उस केस में एडिशनल 10% करनी है। 15% तो ये करनी है, उसके अलावा 10% और करनी है। नेक्स्ट इज नो प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड इफ द सिक्योर्ड वैल्यू इज मोर देन 50%। नहीं भाई, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। सो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। जहाँ पे 1 और 2 जो है पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं गाइज। नेक्स्ट इज case study for you guys. Mr. Kapoor's small business loan account with local bank has been classified as a substandard asset for the last 6 months. The outstanding amount is 20 lakh. The loan was granted without any collateral, making it a fully unsecured exposure. तो अभी केस स्टडी दी गई है मिस्टर कपूर के रिगार्डिंग। नाउ कैलकुलेट द टोटल प्रोविजन दैट द लोकल बैंक मस्ट मेंटेन फॉर दिस सबस्टैंडर्ड एसेट गाइज। सो योर ऑप्शंस आर 3 lakh that is 15%, 4 lakh 20%, 5 lakh 25%, 2 lakh that is 10% guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, because देखिए guys it is an unsecured exposure। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर के केस में जो प्रोविजनिंग रहेगी इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट दैट इज 25%। और अगर ये सिक्योर्ड एक्सपोजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता तो उस केस में जो प्रोविजनिंग की जाती दैट वुड बी 20% गाइस। बट बिकॉज इट इज एन अनसिक्योर्ड एक्सपोजर सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन विजिट एडुटैब वेबसाइट, जहाँ पे जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कंप्लीट एक मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा फॉर द JIB एग्जामिनेशन, जिसके अंदर IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स गाइज, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है एंड यू वांट टू प्रिपेयर इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप लोग सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर जो मॉड्यूल्स गिवन है उनको सिंगल मॉड्यूल को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स गाइज, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनको जो है वो एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर अप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो बैंकर कैप्सूल कोर्स है उसको उसमें खुद को एनरोल करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जिसके बाद IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स भी इंडिविजुअली देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट है, नाउ यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो खुद को एनरोल कर सकते हैं इन दिस टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आप लोग जो इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल करते हैं
तो आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कोड का अगर यूज़ करेंगे JIIB 8081, देन यू कैन गेट अ फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज गाइज, ठीक है। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 18th ऑफ अक्टूबर गाइज, ठीक है। सो आप लोग जो इस टाइम के ऊपर अगर इन पर्टिकुलर कोर्सेज में खुद को एनरोल करते हैं, देन यू कैन गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 81%। और आप लोगों को जो कोड यूज़ करना है वो क्या है, JIIB 81 गाइज, ठीक है। So I hope this information was useful for you guys and thank you very much. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।